बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो में हम वन पेपर से रेलेवेंट मैथमेटिक्स के कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा से ही हमें टफ टाइम देता है और इसमें गलती के जो चांसेस होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए आसान है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो किसी हद तक ये मुश्किल भी है। तो और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये मैट्रिक के बाद पढ़ी भी नहीं होती, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको ज़्यादा टाइम दें, ज़्यादा रिवाइज करें। तो आज के इस वीडियो में हम 3 पेपर से मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 2023 के पास पेपर्स हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस और असिस्टेंट, जो कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में सीटें थी, उन सबको मिला के उन्होंने एक ही टेस्ट कंडक्ट करवाया था। अब ऐसा है कि मैथ में बहुत ज्यादा वैरायटी है क्वेश्चंस की, तो एक तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम होता है, हम उस चीज को डील करेंगे। हम अपनी एक वीडियो सीरीज के जरिए वन बाय वन बहुत सारे पेपर्स को डिस्कस करेंगे ताकि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बाकी की इंफॉर्मेशन वीडियो के एंड पर देंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4 एंड 5/6। हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, 3/4 एंड 5/6। हमें ढूंढनी है जो इनके दरमियान की है, 3/4 से और 5/6 से, वो 3/4 से ज्यादा हो। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमने इनमें से जो बेटर ऑप्शन है वो ढूंढना है। तो सबसे पहले हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3/4 जो है इसका आंसर बन रहा है 0.75, 5/6 0.83। हमने इनके दरमियान की ढूंढनी है। एक्चुअली ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4 एंड लेसर देन 5/6। तो हमने वो 5/6 से लेसर ढूंढनी है, 3/4 से ज्यादा वाली ढूंढनी है। तो यहां पे हमें एग्जैक्ट आंसर ढूंढना है। तो अगर हम इन चारों को सिंप्लीफाई करें तो एक का आंसर आ रहा है 0.9 जो इन दोनों से ज्यादा है, एक का आंसर आ रहा है 0.67 जो दोनों से कम है, 0.5 ये भी दोनों से कम है, और 0.8 ये एक ऐसी वैल्यू है जो 0.75 और 0.83 के दरमियान फॉल कर रही है। सो क्वेश्चन विल बी, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4 एंड लेसर देन 5/6, एंड द राइट आंसर विल बी 4/5। सेकेंड क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार विद इन 20 सेकेंड इन मीटर। अब ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि हमें एक चीज बता दी गई है और हमने उसके साथ रिलेट करके एक दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको जो कार की स्पीड बताई गई है वो किलोमीटर पर आवर में है और आपने जो आंसर ढूंढना है वो मीटर पर सेकंड में है। तो सबसे पहले आप पहले वाली वैल्यू को ले जाएंगे मीटर पर सेकंड में। तो अगर आप 36 किलोमीटर को मीटर में लेकर जाएंगे तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो ये बन जाते हैं 36,000 मीटर। एक आर के अंदर सेकंड्स की तादाद होती है 60 × 60, यानी कि एक आर के अंदर 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, यानी कि एक आर में 3600 सेकंड, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो अब हम इसको जरा सिंपल करते हैं। सही आंसर तो शो हो रहा है, लेकिन पहले इसको जस्टिफाई कर लें। हमारे पास टोटल मीटर बन गए 36,000 मीटर और टोटल सेकंड बन गए 3600 सेकंड। तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं 36,000 को 3600 से, तो हमारा राइट आंसर बनता है 10 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कार 10 मीटर ट्रेवल करेगी। अब हमने ढूंढना है 20 सेकंड में। अगर एक सेकंड में 10 मीटर है तो 20 सेकंड में होगी 20 × 10, यानी कि 200 मीटर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ an-2 is equal to 3n-1 then find the value of an। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कुछ यूं होगा कि an को हम इधर ही रहने देते हैं, 3n-1 जो वहां पे -2 था वो इक्वेशन की इस साइड पे आके हो जाएगा +2। तो ये हो जाएगा 3n + 1। तो हमारे पास an की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमने देखना है क्या ये ऑप्शंस में मौजूद है, तो ऑप्शंस में ये मौजूद नहीं है। सो आवर आंसर विल बी नन ऑफ दीज। तो हम इसको नन ऑफ दीज में काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट -25 + 3 स्क्वायर रूट -4 + 2 स्क्वायर रूट -9 इज। अब यहां पे हमारे लिए जो टेक्निकल चीज है वो ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो माइनस में है। तो अगर हमारे पास जस्ट होता कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो हमें पता होता कि वो 5 है।
अब माइनस आने से चीजें ट्रिकी हो गई हैं, तो अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। एक्चुअली यहां पर कॉन्सेप्ट आता है इमेजिनरी वैल्यू का। हम एक सिंबल यूज करते हैं आई का, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 के लिए यूज किया जाता है। तो जहां कहीं पर हम स्क्वायर रूट ऑफ -1 लेंगे, हम उसके लिए आई यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास है स्क्वायर रूट -25, तो हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। स्क्वायर रूट -1 अलग कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 25 अलग कर लेते हैं। अब जो -1 का स्क्वायर रूट होगा उसकी वैल्यू बन जाएगी आई और 25 की 5। इसी तरह इसके अंदर जो -4 है, हम उसको 4 को अलग करेंगे, -1 को अलग करेंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, जो कि 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 6 बन जाएगा। और -1 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो अगेन इमेजिनरी वैल्यू। और इसी तरह 2 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट -9 जो है, इसमें हम अलग अलग करेंगे तो ये भी 6 आई की वैल्यू आ जाएगी। जब हम तीनों को जमा करेंगे हमारा आंसर बन जाएगा 17 आई। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि इन तीनों वैल्यूज को अगर हम जमा कर दें तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आवर राइट आंसर विल बी 17 आई, और आई यहां पर इमेजिनरी वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम whose area is 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द बेस इज 15 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले पैरेललोग्राम क्या होती है? आपने स्क्वायर सुना है, आपने रेक्टेंगल सुना है। स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती हैं, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने की साइड्स भी बराबर हैं, आमने सामने के एंगल्स भी बराबर हैं। तो अब हमने यहां पर क्या करना है मालूम, हमारे पास उसका एरिया है, उसकी बेस है, हमें उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। सो वी नीड अ फार्मूला। तो हम फार्मूला की तरफ जाते हैं। जब भी हमें किसी पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करना हो तो एरिया का फार्मूला है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस की है 15 सेंटीमीटर। हमारे पास वैल्यू नहीं है हाइट की, तो हम यहां पर क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। हम बेस को उधर ले जाएंगे, जब वो उस तरफ जाएगा तो एरिया से डिवाइड हो जाएगा। तो हाइट विल बी इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि 54 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 एंड द राइट आंसर विल बी 3.6। यानी कि अगर आपको पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला मालूम है, ये क्वेश्चन आसान तरीन है। अगर आपको वो फार्मूला नहीं मालूम तो डेफिनेटली आप इसको गलत करने जा रहे हैं। हाँ, तुक्का लग जाए वो अलग बात है। तो ये पैरेललोग्राम होती है, एरिया, बेस, हाइट, तीन चीजें होती हैं। और तीनों में से अगर हमें कोई भी दो पता है तो तीसरी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3x माइनस 8 इज इक्वल टू -23, व्हाट इज द वैल्यू 6x माइनस 7? एक्चुअली हमें यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो हमारे पास एक बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन आ गया है। 3x माइनस 8 बराबर है -23 के। इसे हम एक्चुअली दोबारा से कर लेते हैं। 3x माइनस 8 इज इक्वल टू -23। हम -8 को जब दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो वो -23 प्लस 8 हो जाएगा। तो -23 प्लस 8 गोज टू -15। अब हमारे पास x के साथ 3 है, हम इसको दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -5। अब हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। अब अगर आपके पास x की वैल्यू है तो आप इस फार्मूले में, इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर आपके पास -5 वैल्यू आई है तो x पे -5 पुट करने से -5 मल्टीप्लाई 3 -15 और यहां पे पुट करना है 6x माइनस 7, 6 मल्टीप्लाई -5 हो जाएगा -30 और -7 और -30 मिलकर हो जाएंगे -37। एक्चुअली ये मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं हमने इक्वेशन को सॉल्व भी किया है और फिर वैल्यू भी पुट की है। ये सबसे सिंपल चीज है जो कि अलजेब्रा में पढ़ाई जाती है और स्टूडेंट्स की फेवरेट भी होती है। जिस बहाने वो अलजेब्रा को पढ़ना शुरू करते हैं बाद में पता चलता है कि अलजेब्रा तो चीज ही कुछ और थी। नेक्स्ट है, अ फोर्ट हैड प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 150 मैन फॉर 45 डेज। एक कला है, कले के अंदर लोग हैं तकरीबन 150 लोग और 45 दिनों का उनके पास खाना है। 10 दिन के बाद 25 लोग चले जाते हैं तो वहां पर कितना खाना रह जाता है, कितने दिनों का खाना रह जाता है?
अब इसको हम जरा टेक्निकल वे में सॉल्व करते हैं। अगर हम कहते हैं कि 150 लोगों का खाना है 45 दिनों के लिए, तो हम कर लेते हैं 150 को 45 से मल्टीप्लाई, हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास खाने के कितने पैकेजेस हैं। तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। हमारे पास 150 × 45 6750 पैकेज हैं खाने के। अब पहले 10 दिन तो सारे लोग मौजूद थे, तो 150 के 150 लोगों ने खाना खाया, तो 1500 पैकेज यूज हो गए। 150 × 10 1500, तो हमने 6750 में से 1500 माइनस करना है, बाकी रह जाएगा 5250। अब 25 लोग चले गए, बाकी रह गए 125 लोग। तो हमने 125 लोगों में देखना है कि ये खाना कितने दिन निकालेगा। तो हम 5250 जो पैकेजेस हैं उनको 125 लोगों पर तकसीम करेंगे। हमारा यहां पे राइट आंसर आ जाएगा 42 डेज। इट इज सम काइंड ऑफ कॉमन सेंस क्वेश्चन, यानी कि इसके लिए आपको फार्मूलाज ना भी पता हो तो आप कॉमन सेंस से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 यूनिट्स इन 3rd ईयर एंड 700 यूनिट्स इन 7th ईयर। यानी कि एक टीवी बनाने वाली कंपनी है, तीसरे साल उन्होंने 600 यूनिट तैयार किए थे और 7वें साल 700 यूनिट तैयार किए। अब हम देखते हैं कि हर साल वो एक यूनिफॉर्म नंबर में टीवी सेट्स की तादाद बढ़ा रहे हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि पहले साल उनकी प्रोडक्शन कितनी थी। अब देखिए 7वें साल है 700, तीसरे साल है 600, यानी कि 4 सालों में 100 टीवी उन्होंने एक्स्ट्रा बनाए हैं, यानी कि हर साल वो 25 टीवी बढ़ाते गए हैं। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि पहले साल कितने थे, तो हम तीसरे साल से वापस चले जाते हैं। तीसरे साल है 600, दूसरे साल है 600 - 25, पहले साल होंगे 600 - 25 - 25, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा 550। यहां पर हम इसको सॉल्यूशन की फॉर्म में सारा एक्चुअली कर चुके हैं, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज 3:2, 1 इज ओल्डर टू अदर बाय 5 years, व्हाट इज द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट्स। 2 स्टूडेंट्स हैं और उनकी एज में रेशियो है 3 और 2 की, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उनकी एक्चुअली एज क्या है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि एक की एज है x, एक्चुअली 3x, और दूसरे की एज है 2x। हमें एग्जैक्टली नहीं पता, हमें उनकी रेशियो पता है। तो एक की एज 3x है, एक की 2x है। हमें यह पता है कि जो बड़ा स्टूडेंट है उसमें से अगर छोटे स्टूडेंट की एज को माइनस करें तो 5 साल का फर्क निकलता है। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, तो 3x - 2x = 5। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो x = 5। अब हमारे पास ये x की वैल्यू आई है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें x की वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं करनी, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट। तो यंगर स्टूडेंट की एज है 2x, तो हम x की जगह 5 पुट करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 10। सो द राइट आंसर विल बी 10 years फॉर यंगर स्टूडेंट एंड 15 years फॉर ओल्डर स्टूडेंट। यानी कि हमने दोनों की एज को फाइंड आउट कर लिया। हम देखते हैं जी, ये आपके सामने इसका सारा सॉल्यूशन दिया गया है, जो हमने सारी बातें की सेम टू सेम यहां पे। नेक्स्ट है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर and the length of one of its chords is 12 centimeter, then distance of the chord from the center is। सबसे पहले आपको chord का पता होना चाहिए। तो मैं एक सर्कल बनाने की कोशिश करता हूं। चले फर्ज कर ले कि ये सर्कल है, तो ये सर्कल का सेंट्रल पॉइंट है। अब होता यह है कि सेंटर से बाहर की तरफ जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं, और कोई भी ऐसी लाइन जो इसको मुकम्मल 2 हिस्सों में तकसीम कर दे, जो सेंटर से गुजर कर जाए, उसे हम कहते हैं डायमीटर। ये रेडियस से 2 गुना होती है। अब कॉर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉर्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को टच कर रही हो लेकिन सेंटर में से ना गुजरे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कॉर्ड बनाना चाहता हूं, किसी और कलर में बना लेते हैं, हम बना लेते हैं ग्रीन कलर में। तो ये एक कॉर्ड है या फिर ये कॉर्ड है, कोई भी लाइन जो इसको बराबर नहीं बल्कि इसके किसी भी 2 पॉइंट्स को आपस में मिला दे, तो ये कॉर्ड का कांसेप्ट है। रेडियस क्या होता है? सेंटर से बाहर की तरफ। डायमीटर क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक और गुजरना दरमियान में से है, और कॉर्ड ये है कि दरमियान से नहीं गुजरना, किसी भी 2 पॉइंट्स को टच करना है। अब हमारे पास एक सर्कल है जिसका हमें रेडियस पता है, जिसके हमें कॉर्ड की लेंथ पता है, हमें ये नहीं पता कि वो जो कॉर्ड है वो कितने डिस्टेंस पे है। मतलब कॉर्ड तो ये भी है, ये रेडियस के कितना करीब है, और कॉर्ड ये भी है, ये थोड़ा सा परे है। तो हमें फाइंड आउट करना है एक्चुअली डिस्टेंस। तो हम यहां पर एक फार्मूला अप्लाई करते हैं।
हमारे पास एक फार्मूला है जी जी यहां पे हमारे पास सॉल्यूशन है इसको लेकर। फार्मूला ये है कि डिस्टेंस जो है दैट विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस क्या है कि ये जो सेंटर है यहां से कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस का स्क्वायर, हमने रेडियस का स्क्वायर लेना है, माइनस हमने करना है कॉर्ड की लेंथ को हाफ करके, क्योंकि सेंटर से आने वाली जो चीज है वो इसके सेंट्रल पॉइंट पर टच कर रही होगी, तो कॉर्ड लेंथ को हमने हाफ में लेना है और उसका स्क्वायर लेना है। तो यहां पे हमारे पास रेडियस का स्क्वायर आता है 10 का स्क्वायर और कॉर्ड लेंथ 12 थी, उसका हाफ कर ले 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 आता है, 10 का स्क्वायर 100 आता है, हमने दोनों का ले लेना है स्क्वायर रूट, और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट आंसर विल बी 8 सेंटीमीटर। आप अगेन इन चीजों को समझने के लिए ये समझ लें कि हम बात कर रहे हैं सर्कल की, रेडियस की, उसके कॉर्ड की लेंथ की और फिर सेंटर से कॉर्ड तक के डिस्टेंस की। सो आवर राइट आंसर विल बी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आते हैं काइल। काइल इज सम पर्सन, ही बॉट अ $2000 गवर्नमेंट बॉन्ड दैट यील्ड्स 6% इन सिंपल इंटरेस्ट ईच ईयर। अब बॉन्ड्स होते हैं, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को शायद बॉन्ड्स का कांसेप्ट पता हो कि ये बॉन्ड्स लोग खरीदते हैं और बाद में फिर उन पर उनको प्रॉफिट मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। तो ये काइल ने $2000 का गवर्नमेंट बॉन्ड लिया जिस पर 6% का सिंपल इंटरेस्ट लगना है हर साल। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कि पहले साल इंटरेस्ट लगा, जो वैल्यू आई अगले साल उस पर लगना है। अब ये सिंपल सा इंटरेस्ट है तो 6% इंटरेस्ट लगा है, तो हमने वो इक्वेशन ढूंढनी है जिसके जरिए हम टोटल अमाउंट फाइंड आउट कर सकें जो इंटरेस्ट लगने के बाद काइल को मिलेगी। तो आफ्टर T ईयर्स, यानी कि हमने T ईयर्स लिए हैं, कोई भी रैंडम ईयर्स, तो एक्चुअली जो अमाउंट काइल को मिलनी है कुछ अरसा बाद वो है उसकी ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई ओरिजिनल अमाउंट पर इंटरेस्ट, यानी कि 2000 मल्टीप्लाई 0.06, क्योंकि परसेंटेज है ना, हम उसको पॉइंट्स में लेकर जा रहे हैं, और 40 ईयर्स। अब हम इसको कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2000 तो वैसे का वैसे लिखा जाएगा। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2000 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 12000 बनता है, लेकिन ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो वो जो 12000 में पहली जीरो के बाद 2 जीरो आनी है, वो डेसिमल के बाद आ जानी है, तो ये 120 रह जाएगा और 120t रह जाएगा। अब हम इसको कितना सिंपल करके लिख सकते हैं, हम इसको सिंपल करके ले, जहां से भी सिंपल ले लें या फिर इसको यहां से उठा लें। हम यहां से अगर सिंपल लें तो 2001, सॉरी यहां पे प्लस का साइन आना था, 2001 प्लस, और ये यहां से फिर ये हो जाएगा, कॉमन लिया जाएगा 0.6 एंड द t। तो ऐसे अगर हम मुकम्मल सॉल्व करके देखें तो हमारा राइट आंसर बनता है 2001 प्लस 0.06 t। फर्दर इसको हमने सॉल्व भी किया हुआ, नेक्स्ट आप यहां पे देख सकते हैं। उसको कुछ अरसे के बाद जो अमाउंट मिलनी है वो उसकी असल रकम होनी है प्लस असल रकम पे इंटरेस्ट होना है, मल्टीप्लाई t 40 टाइम्स, यानी कि 2 साल 3 साल 4 साल उस हिसाब से अमाउंट बढ़ती जाएगी, और इसको हम इस तरह सिंपल करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज 20% एज फ्रैक्शन। तो 20% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो आप इसे कैसे लिखेंगे, तो फ्रैक्शन में लिखने का मतलब ये होता है कि 20% है, एक्चुअली ये 20/100 है, तो अगर आप इसको सिंपल करेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको सिंपल करके लिख सकते हैं। राइट आंसर विल बी 1/5। नेक्स्ट है द बाइनरी डेसिमल ऑफ 10100 इज। अब जो बाइनरी इक्वेशंस होती हैं उनको हम बाइनरी डेसिमल्स को किस तरह लिख सकते हैं नॉर्मल वर्ड्स में, तो यहां पर हम इसको करके देखते हैं। एक्चुअली यहां पर हमने 2 की वैल्यूज लेनी होती हैं, 2 की पावर्स लेनी होती हैं, तो हमारे पास है 10100, तो हमने पहले तो लिखना है 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2
प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, यानी कि हमने सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर राइट साइड से हमने शुरू करना है और इसको पार्ट्स देना शुरू करनी है। सबसे पहले एक को पार्ट 0 देंगे, दूसरी को 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी कि जितनी आगे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी एक एक पार हम बढ़ाते जाएंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 2 की पावर 0 विल बी 1, 0 से मल्टीप्लाई होकर इसने 0 ही रह जाना है। इसी तरह जब हम बाकियों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0, सो द आंसर विल बी 20। तो जो हमारे पास बाइनरी डेसिमल है इस अमाउंट का वो 20 है, और ये 10 जो है हमने बाइनरी डेसिमल को शो करने के लिए साथ लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 men 7 women and 5 children complete a job for 4400, यानी कि 4400 के लिए ये जॉब करते हैं। टोटल अगर हम लोग देख लें 6 men 7 women 5 children, अगर इनकी इंडिविजुअल वेजेस जो है वो हम कहते हैं बराबर नहीं है, मैन की 4 टाइम्स है, वीमेन की 3 टाइम्स है और चिल्ड्रन की 2 टाइम है, तो हमने टोटल मनी देखनी है जो 5 बच्चों ने मिलकर कमाई है। तो सबसे पहले हम इनको ले जाते हैं अलजेब्रिक फॉर्म में। हम कहते हैं कि जो 6 मैन हैं उनकी हम वेजेस निकालते हैं। फॉर एवरी मैन द वेजेस विल बी 4x, तो 6 मैन के लिए ये हो जाएंगी 24x। तो इस वे में हम चलेंगे सबकी वेजेस निकालने के लिए। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो यहां पर आप देखिए 6 आदमियों की वेजेस हैं 24x, 7 औरतों की हैं 21x और 5 बच्चों की हैं 10x। तो टोटल वेजेस मिला के बन जाती हैं 55x, और टोटल इनको जो अमाउंट मिली है वो 4400 है। तो हम टोटल अमाउंट को टोटल वेजेस में जब तकसीम करेंगे तो पर वेज अमाउंट आएगी 80। अब हमने निकालनी है वेज टोटल 5 बच्चों की। अब हर बच्चे को जो वेज मिल रही थी वो 2x में मिल रही थी, यानी कि 80 मल्टीप्लाई 2 160। अब 160 को जब हम 5 बच्चों पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 800 बन जाएगा। दूसरा तरीकेकार ये है कि हम ये कह लेते हैं कि 5 बच्चे हैं, हर एक की 2 वेजेस हैं, टोटल 10 वेजेस हैं, और 10 मल्टीप्लाई 80 गोज टू 800, यानी कि एक एक्सप्रेशन है, आप उसको 2-3 तरीकों से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 out of 4 राइटिंग, 1 out of 6 रीडिंग एंड 1 out of 8 डिजाइनिंग आर पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट कॉन्टेस्ट। कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है बहुत बड़ा जिसमें 1 out of 4 जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो राइटिंग में है, 1 out of 6 रीडिंग में है, 1 out of 8 डिजाइनिंग में है, और 33 पार्टिसिपेंट्स जो है वो मैथमेटिक्स में है। तो टोटल पार्टिसिपेंट्स बताएं। तो बहुत सिंपल है, आप कोई भी एक वेरिएबल ले लें, फॉर एग्जांपल आप x ले लें, आप t ले लें, y z a b c कुछ भी ले लें। तो हम यहां पर वेरिएबल ले लेते हैं, हम कहते हैं 1 out of 4x प्लस 1 out of 6x प्लस 1 out of 8x प्लस 33 इज इक्वल टू x। तो हमारे पास हमने यहाँ पे t लिया है कि यानी कि टोटल में से 1 out of 4 जो है वो राइटिंग में है, 1 out of 6 रीडिंग में है, 1 out of 8 डिजाइनिंग में है, प्लस 33 जो है वो मैथ के, इट गोज टू t, यानी कि ये टोटल के बराबर है। तो जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें यूं कर सकते हैं कि इन तीनों का एलसीएम ले सकते हैं, कोई ऐसी चीज जो तीनों में कॉमन हो। तो 4, 6 और 8 के लिए जो कॉमन चीज है वो 24 है। तो जब हम 24 कॉमन लेंगे तो वो 4/6, मैं इसको जरा सा आप लोगों के लिए लिख ही देता हूं कि 1 ये इस तरह है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। तो जब मैं इसमें 24 लेता हूं कॉमन तो 4/6, 6 1 से मल्टीप्लाई होकर 6 ही रहेगा, 6 मल्टीप्लाई 4, 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा। इसी तरह 8 मल्टीप्लाई 3 और यहां पे 3 आ जाएगा, और साथ ये t हम तीनों में ले लेते हैं कॉमन। तो ये हमने t तीनों में कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा 13/24 t। तो 13/24 t प्लस 33 गोज टू t। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह हम 24 इसका खत्म करना चाहते हैं तो पूरी इक्वेशन को 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरा तरीकेकार हमारे पास यह है कि t दोनों एक साइड पे ले जाए, 33 को एक साइड पे ले जाए। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि 24 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसका 13 अकेला रह जाएगा। ये 33 24 से मल्टीप्लाई होकर 792 बन जाएगा, और ये t 24t बन जाएगा। अब हमने 24t में से 13t इधर लाके माइनस कर देना है। ये 11t है, ये 792 है। अब हमने फर्दर आगे सिंपली डिवाइड करना है एंड द राइट आंसर विल बी 72। तो हमारे पास जो है जो ऑप्शंस थे
ऑप्शंस के अंदर 72 मौजूद है, तो यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट वर्ड्स, कंपोजिट नंबर्स एक्चुअली, पहले 5 कंपोजिट नंबर्स का जो सम है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर कहते किसे हैं। कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो सिंपली किसी भी दूसरे नंबर पे डिवाइड हो सकता है, अपने अलावा भी दूसरे नंबर पे डिवाइड हो सकता है। इससे ऑपोजिट होता है प्राइम नंबर, जो जस्ट अपने आप पे डिवाइड होता है। तो कंपोजिट जो है वो दूसरों पर भी डिवाइड हो जाते हैं। तो हमने पहले 5 ढूंढने, एक को इग्नोर करके हमने 2 से चलना है। तो हम सॉरी 1, 2 और 3 को छोड़कर, क्योंकि वो तो हमारे पास 2 और 3 तो प्राइम नंबर्स है ना, उससे आगे हमने चलना है। हमने पहला कंपोजिट नंबर ढूंढना है। तो पहला कंपोजिट नंबर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। क्योंकि 2, 3, 5 और 7 ये दूसरों पर डिवाइड नहीं होते, तो 4, 6, 8, 9 और 10 हो जाते हैं। तो 4 2 से हो रहा है, 6 2 3 से हो रहा है, 8 2 4 से हो रहा है, 9 3 से हो रहा है, 10 2 और 5 दोनों से हो रहा है। तो ये पहले 5 आपके पास कंपोजिट नंबर्स हैं, आप इन सबको प्लस कर देंगे एंड द राइट आंसर विल बी 37। नेक्स्ट है अ लैडर, एक सीढ़ी है, 15 मीटर की उसकी ऊंचाई है और ये पहुंचती है एक वर्टिकल वॉल के साथ। वॉल्स मोस्टली वर्टिकल्स ही होती हैं, टेढ़ी दीवारें हम क्यों बनाएंगे। तो ये कोई वर्टिकल वॉल है और इसके साथ एक सीढ़ी लगी हुई है। चले ये सीढ़ी लग गई। सीढ़ी की लेंथ है 15 मीटर, वॉल की नहीं बताई उन्होंने। और ये सीढ़ी जो एंगल बना रही है, इफ द लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, ये वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमने फाइंड आउट करना है इसकी लेंथ को। तो अब हम यहां पे कोई फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कोई ना कोई फार्मूला होगा जो इसको सॉल्व कर सके। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको एक फिगर की फॉर्म में लेकर आए। दीवार की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है हाइट कह लें। हमें ये लैडर की जो लेंथ है, यानी कि जो वितर है या हाइपोटेन्यूज है, हमें ये पता है। और हमें एंगल पता है कि ये कितने डिग्री बन रहा है। ये जो वर्टिकल एंगल है ये तो 90 डिग्री बनना है। हमने सीढ़ी का एंगल एक्चुअली चेक करना है, ये एक्स एंगल चेक करना है कि ये कितना बन रहा है। अब हमारे पास इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो है sin 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यानी कि हमें ये जो परपेंडिकुलर है हाइट है और इट इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इट इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। और हमारे पास परपेंडिकुलर फाइंड आउट हमने करना है x और हाइपोटेन्यूज हमें पता है 15। तो हम sin 60 डिग्री की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो ये सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि हमें यहाँ पे ऑप्शंस में नजर नहीं आ रहा। तो हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा नन ऑफ दीज। यहाँ पे उन्होंने 15 स्क्वायर रूट 3 मीटर तो दिया है, लेकिन उन्होंने 3/2 नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x प्लस 1/4 स्क्वायर रूट x प्लस a स्क्वायर विल बी परफेक्ट स्क्वायर। अब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर एक्चुअली होते क्या है। आपने एक सिंपल सी इक्वेशन सुनी होगी कि a प्लस b का स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हमने इसमें कुछ ऐसा जमा या माइनस करना है कि ये हमारे पास वैल्यू जो है परफेक्शन में चली जाए। अब ए स्क्वायर की जगह x है। अब कौन सी ऐसी चीज है जिसका हम स्क्वायर लें तो वो x आए, तो वो है स्क्वायर रूट x। अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो x आएगा। ए स्क्वायर जो है b की जगह वो a स्क्वायर है, तो अगर हम a का स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा। तो हमें एक चीज तो पता चल गई कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो इन दोनों से बननी है, स्क्वायर रूट x प्लस a के स्क्वायर से। अब यहाँ पे 2ab की जगह हमने सारी वैल्यूज पुट करनी है। b की जगह क्या उसकी वैल्यू मौजूद है? b की जगह हमारे पास उसकी वैल्यू मौजूद नहीं है क्योंकि a नजर नहीं आ रहा। क्या हमें इस a की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है? जी हाँ, हमें ये स्क्वायर रूट x यहाँ पे मिल रहा है। तो स्क्वायर रूट x नहीं है, उसकी जगह सॉरी स्क्वायर रूट x है, लेकिन हमारे पास a की वैल्यू नहीं है। तो हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करने की तरफ जाना है, 2a की वैल्यू। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये मैंने आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है इस इक्वेशन को लेकर। तो सबसे पहले हमने ये स्क्वायर रूट x प्लस a स्क्वायर ये फाइंड आउट किया। अब हमने इसको इसके मुताबिक बनाना है। इसको और इसको अगर आप कंपेयर करें,
x और x बराबर हैं, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर है, बस 2a स्क्वायर रूट x की जगह 1/4 स्क्वायर रूट x आना है, यानी कि इसकी जगह ये आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट x दोनों जगहों पर मौजूद है, उसको छोड़ देंगे, बाकी 2a इज इक्वल टू 1/4। जब ये 2 उस तरफ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये कुछ यूं हो जाएगा, ये आपके पास है 2a बराबर है 1/4। अब ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/8। तो a विल बी 1/8। तो अगर हम a की वैल्यू यहां पे 1/8 पुट करें तो वो हमारे पास इस इक्वेशन के बराबर आ जाता है। तो इस पे हम इसको इक्वेशन को इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। देन द एक्सप्रेशन बिकम्स 1/4 स्क्वायर रूट x प्लस 1/8 का स्क्वायर। तो ये इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये है आपके पास 2a स्क्वायर रूट x। अगर आप a की वैल्यू पुट करते हैं 1/8 तो ये डिवाइड होके 4 रह जाएगी, तो ये बन जाएगी 1/4 स्क्वायर रूट x, और यही हमारे पास पहले से मौजूद है। तो हमारे पास इसको परफेक्ट बनाने के लिए हमें इसके अंदर 1/8 जमा करना पड़ेगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि हम इसमें ऐसा क्या जमा करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज हाइट ऑफ 5 पीपल्स, 5 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज हाइट है 68 इंचेस, और हमें फाइंड आउट करनी है कि किसी एक बच्चे की एज, क्योंकि एक की हाइट 70 इंच है, 3 की 76 इंच का एवरेज है, और हमें 5वें की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल हाइट। टोटल हाइट जो है वो 5 बच्चों की बनती है 68 × 5 340 इंचेस। अब हमें पता है कि हमारे पास जो हाइट है एक तो मालूम नहीं है, तो हमें पता है कि टोटल में से अगर हम एक बच्चे की हाइट 70 इंचेस निकाल दें और 3 बच्चों की 76 है, 76 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 228। अब हम t में से इनको माइनस कर देते हैं, तो t हमारे पास है 340, उसमें से जब हम इनको माइनस करते हैं दोनों को 298 दोनों को मिला दें तो ये हमारे पास आंसर बनता है 42 इंचेस। सो आवर राइट आंसर विल बी 42 इंचेस। तो ये एक सिंपल सा है और इसको भी हम कॉमन सेंस के क्वेश्चन में ले जाएंगे। ये कोई शख्स प्रॉपर मैथ ना भी पढ़ा हो वो भी सॉल्व कर लेगा। तो ये 42 जो है उसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे इसको सोल्यूशन फॉर्म में देख सकते हैं। नेक्स्ट है अ सम ऑफ मनी at simple interest amounts to rupees 815 in 3 years and to 854 in 4 years. The sum is अब हमारे पास जो वो प्रिंसिपल अमाउंट है या कोई अमाउंट शुरू में है वो कितनी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास कुछ मालूमात तो हैं, हमें पता है कि 4th ईयर में ये अमाउंट है 854 और 3rd ईयर में ये है हमारे पास 815। तो एक साल में ये अमाउंट बढ़ रही है तकरीबन 39 रुपीज। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये शुरू में अमाउंट कितनी थी। तो अगर 3 साल पहले ये अमाउंट थी 815, तो पहले साल ये इसमें से ये 39 माइनस करेंगे, यानी कि तीसरे साल बड़ी है, दूसरे साल बड़ी है, पहले साल बड़ी है। जब हम इसको माइनस कर देंगे 815 में से तीनों को, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 698। तो ये सिंपल जमा तफरीक है, ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्रिंसिपल अमाउंट स्टार्टिंग अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर ली। नेक्स्ट है इफ 2 टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ बी। अच्छा, 2 टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी एंड आल्सो इट इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ सी, यानी कि 2 टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी। देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ए, रेशियो बी, रेशियो सी। चलिए फाइंड आउट करते हैं। पहले तो हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे a इज इक्वल टू 3b/2 और यहाँ पे a है हमारे पास 4c/2 और ये हमारे पास आ जाएगा 2c। तो जब ये हमारे पास 2c आ जाता है
हमें इसकी वैल्यू दोनों तरीकों से मालूम हो जाती है, तो हम इस रेशियो को निकाल सकते हैं। अब देखें 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b, 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ c। हमने यहाँ पर b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, हमने c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, हम b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम इनकी रेशियो निकाल सकते हैं। a हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 1 है तो b हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ a डिवाइडेड बाय 3 और c जो है वो है a डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इनको सिंपल करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 6 6 आ जाएगा। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास रह जाएगा 12, और यहाँ पर क्योंकि हमने a की जो वैल्यू है वो पुट करते जाना है, तो ये हमारे पास सिंपल रेशियो बन जाएगी 6:4:3। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ गोहर सैलरी इज 25% लेस देन बाबर सैलरी, देन हाउ मच परसेंट बाबर सैलरी इज ग्रेटर देन गोहर। ये एक उलट सी बात है। आपको ये बता दिया गया कि गोहर की सैलरी बाबर की सैलरी से 25% कम है, तो बाबर की सैलरी गोहर की सैलरी से कितनी ज्यादा है। ये सुनने में ऐसे लग रहा है कि वो भी इतनी ही होगी, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बात इस तरीके से नहीं है। हम फर्ज कर लेते हैं कि बाबर की सैलरी है x, तो गोहर की सैलरी कम है 25%। हम इसको अगर सिंपल यूनिट्स में लिखें 25% को, तो 0.25 लिखेंगे। तो गोहर की सैलरी अगर x में से 0.25 माइनस कर दें तो वो रह जाती है 0.75x। तो हमें गोहर और बाबर की सैलरी पता चल गई। अब हमने फाइंड आउट करनी है कि बाबर की सैलरी कितनी ज्यादा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों की सैलरीज का जो डिफरेंस है वो निकाल लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे गोहर की सैलरी से। अब यहां पे हमारे पास दोनों की सैलरीज का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 0.25x, ये आप देख सकते हैं। और फिर हमने इसको डिवाइड कर देना है गोहर की सैलरी से। गोहर की सैलरी जो है वो हमने फाइंड आउट की थी क्वेश्चन के शुरू में 0.75x, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज में आंसर चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3 मल्टीप्लाई 100। तो या तो हम इस आंसर को लिख लें 100/3, या फिर अगर हम इसको सिंपल करके लिखना चाहें तो लिखेंगे 33.33%। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन है 100/3, दैट विल बी द राइट आंसर। यहां पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 50,000, यानी कि ए और बी का अगर हम एवरेज निकालें तो 50,000 बनता है। बी और सी का एवरेज निकालें तो 60,000 बनता है, और ए और सी का एवरेज निकालें तो 55,000 बनता है। तो हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि हम ए की भी कर सकते हैं, सी की भी, डिपेंड करेगा कि हमें जो वैल्यू देंगे हम उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशंस बना लेते हैं कि ए और बी की एवरेज निकालें, यानी कि ए और बी को जमा करें और दोनों पे टोटल 2 वैल्यूज हैं तो उस पर डिवाइड कर दें तो वो 50,000 बनता है। इसी तरह बी और सी का 60,000 और ए और सी का 55,000 है। अब हमें फाइंड आउट करना है बी, तो हम यहाँ पे बी की नहीं, हमें एक्चुअली ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं ए से। तो अगर हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास ए रह जाए, बी और सी माइनस हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन 1 और 3 है इसको कर लेंगे जमा, क्योंकि ए हमारे पास माइनस में ना जाए, और जो इक्वेशन 2 है उसको कर देंगे माइनस, ताकि ये जो एक बी और एक सी यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पर माइनस हो जाए। तो जब हम इनको जमा करेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 प्लस a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 माइनस b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, दो इक्वेशंस को जमा किया, पहली और तीसरी को, और दूसरी को माइनस कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 45,000, और ये आ जाएगा 2a के अगेंस्ट। अगर हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हम 1 और 2 को जमा करेंगे और तीसरी को माइनस करेंगे। अगर हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इक्वेशन 2 और 3 को जमा करेंगे और इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, यानी कि जिसे हमने रिटेन करना है उसकी दोनों इक्वेशंस को जमा करेंगे और तीसरी को हम माइनस करेंगे। तो यहां पे हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की है, इसी तरह हम b की फाइंड आउट कर सकते हैं, हम c की फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास तरीका है। तो आप डायरेक्टली ये तरीका लगा सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हो कि पहले a की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और फिर आप इसके अंदर उसकी वैल्यू को पुट कर दो, तो आप उस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं इसके राइट आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां पर हमने 3 पास्ट पेपर्स के मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और ये 1 पेपर का बहुत अहम तरीन हिस्सा है, यानी कि हर पेपर में कम से कम 7 या 8 मैथ के क्वेश्चन आने हैं, मुख्तलिफ विषयों से आने हैं। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए उतना अच्छा है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ का पोर्शन स्किप कर देते हैं क्योंकि वो आपको मुश्किल लगता है, तो क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क ये पड़ता है कि हो सकता है आप मेरिट में 1 नंबर से रह जाएं।
तो जब आप मेरिट से रह जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा कि आप 1 नंबर से रहे हैं या 50 नंबर से रहे हैं, तो आप कोई भी नंबर लूज करना नहीं चाहेंगे। तो हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि एक एक नंबर के लिए मेहनत करें। जिस तरह हमारी ये वीडियो है, पूरी वीडियो सीरीज आएंगी, हम कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे और सारे के सारे पास्ट पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से गुजर सकें और आपकी गलतियां ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम वन पेपर की तैयारी के लिए एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ सेशन शुरू करते हैं। जिस तरह के असिस्टेंट पंजाब पुलिस के लिए अभी से सेशन का आगाज है, और बहुत सारे दूसरे डिसिप्लिन में भी जो सीटें आती हैं जहां पे हमारी डिमांड होती है वन पेपर की, जहां पे मैथ का पोर्शन आना है या जहां पे जीके, करंट अफेयर, जियोग्राफी, इंग्लिश, ये सारा पोर्शन आना है। टोटल 10 सब्जेक्ट बनते हैं। अगर वो सारी की सारी चीजें आपको कवर करनी है तो आप उसके लिए एमके प्रिपरेशन का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। एमके प्रिपरेशन की रजिस्ट्रेशन की तमाम मालूमात के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे अपडेट रहें, हमारे Facebook के पेजेस पर और हमारे इंस्टा और टिकटॉक के पेजेस पर भी अपडेट रहें। और मजीद मालूमात के लिए आप राब्ता कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे नंबर्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं फिलहाल अपना नंबर लिख रहा हूँ 030474535957, या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, या हमारी जो सबसे पहली स्लाइड थी वहां पर मैंने 2 नंबर्स मेंशन कर दिए थे, आप उन 2 नंबर्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो एमके प्रिपरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है जो हर वक्त आपके क्वेश्चंस के और आपकी क्वेरीज के आंसर करती है। तो अपना टाइम जाया मत करें, हमारे सेशंस का हिस्सा बने ताकि आप थोड़े वक्त में अपना मैक्सिमम गेन कर सकें। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।